नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताऊंगा, ये कहानी हमें अंजू जी ने भेजा है बिहार से। अंजू जी की ये कहानी 1983 की है। इस कहानी को लगभग 40 साल पूरा हो चुका है। तो क्या थी कहानी, क्या थी घटना, चलते हैं इनके कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अंजू है। मैं 12 साल की हो चुकी थी। मैं गया सिटी से, जो बिहार में है, वहाँ से मेरा जो गांव था, घर था, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं अपने आसपास की जो हमारी हम उम्र की लड़कियां थी, उनके साथ खेल खेलती थी, स्कूल जाती थी। वैसे तो लड़की मेरी हम उम्र की बहुत सारी थी, लेकिन उनमें से एक लड़की जो थी वो मेरी प्रिय सहेली थी। वो भी मेरी उम्र की लगभग थी। हम एक ही साथ स्कूल जाया करते थे, आया करते थे। हर बात को हम आपस में शेयर किया करते थे। मेरे घर के पीछे खेती खेत था। उसमें बेर के बगीचे भी लगे हुए थे और खेत में अरहर का जो पेड़ होता है, फसल होती है, वो भी लगा हुआ था। बेर बहुत अच्छा है हुआ था। 2 पेड़ थे बेर के। फल बहुत सारे लगे हुए थे। फल अब पक रहे थे और हम दोनों सहेलियां उस बेर को देख करके ललचा जाते थे। मैं सोचते थे कि हम जा करके जल्दी से उस बेर को तोड़ लाएं और हम लोग खाएं उसको। लेकिन मेरी माँ मुझे डांटने लगती थी। जब भी हम बेर की बात करते थे, वो कहती थी, खबरदार उस पेड़ के पास भूल कर कभी मत जाना। तुम्हें मालूम नहीं है। मैं पूछने लगी कि हाँ माँ, क्या बात है, क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कहने लगी, बेटा देखो, वो जो दोनों बेर का पेड़ है ना, वो भूतहा पेड़ है। लोग कहते हैं कि उस पेड़ पर डायन वास करती है। तो बेटा, गलती से मैं उस पेड़ के पास में मत जाना। अब मुझे समझ में आ गया था कि पेड़ पर इतने सारे बेर दिखाई पड़ रहे थे, पके हुए थे, लेकिन उसके पास में कोई क्यों नहीं जाता था? शायद इसी वजह से, डर से, कहीं वो डायन उनको पकड़ न ले। लेकिन डायन तो कभी हमें दिखाई नहीं पड़ती थी। हम तो खिड़की से देखा करते थे। खिड़की जो हमारा था उसी खेत की साइड में खुलता था। दोपहर के टाइम में जब हम स्कूल से आते थे तो हमारी सहेली हमारे घर ही आ जाया करती थी। फिर हम उसी तरफ देखते लगते थे। वो बेर हमें ललचा रहे थे। वो कह रहे थे कि आओ हमारे पास में, देखो कितने सुंदर सुंदर मीठे मीठे बेर हैं, आकर के तोड़ो, खाओ। हम मन महसूस के रह जाते, दोनों के दोनों। माँ कहती थी, बेर खाना हो मैं बाजार से ला दूंगी, लेकिन खबरदार उस पेड़ के पास में नहीं जाना है, गलती से भी नहीं पहुंच जाना। अब एक दिन शाम का वक्त था। मम्मी कहीं गई हुई थी, पिताजी अपने काम पर थे, भाई भी बाहर खेलने गया हुआ था और हम दोनों सहेलियां उसी कमरे में बैठी कुछ पढ़ाई के बारे में बातचीत कर रही थी। अब घर में कोई था तो नहीं, हम अकेले थे। शाम का टाइम हो चुका था और वो जब भी हम खिड़की के उस पार देखते,
वही बेर का पेड़ हमें दिखाई पड़ता था। बेर का पेड़ देख करके हम ललचा जाते थे। मैं अपनी सहेली से कहने लगती, देखो माँ जो कह रही है ना, शायद हमें डरा रही है कि हम उस पेड़ के पास में ना जाएं। क्यों ना हम चलें उस जगह पर और जल्दी से पेड़ से हम कुछ बेर को तोड़ करके घर पर आ जाए, छिपा देंगे बेर को। माँ जब नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे। सहेली मेरी तैयार हो चुकी थी। अब फिर हम घर को दरवाज़ा बाहर से बंद करके अब पिछले दरवाजे से खेत के साइड में निकल गए। हम पेड़ के पास पहुंच चुके थे। वो 2 पेड़ था जो कुछ ही दूरी पर दोनों खड़े दिखाई पड़ रहे थे। अब बेर तो जैसे लटकी पड़ी हुई थी, लेकिन हमारी पहुंच से दूर था। उसको तोड़ने के लिए हमें पेड़ के ऊपर चढ़ना ही पड़ता। अब फिर हमने टाइम को गंवाना व्यर्थ समझा और जल्दी जल्दी दोनों सहेलियां हम पेड़ के ऊपर चढ़ गए। एक दूसरे पेड़ पर चढ़ी और मैं दूसरी पेड़ पर, और अच्छे अच्छे बेर को तोड़ने लगे, मोटे मोटे बेर को। धुंधला आसमान होता जा रहा था, शाम का वक्त था। कुछ ही बेर हम लोग तोड़े थे और तभी जो अरहर का खेत था उस बेर के पास ही वो अरहर में से जैसे आंधी चलने लगी हो, जबकि हवा नाम की कोई चीज वहां आसपास में नहीं थी। इतनी तेज तेज अरहर के पेड़ हिलने लगे जैसे उसमें कोई घुसा हुआ हो और तेज तेज दौड़ रहा हो, लेकिन बाकी जगह पर कहीं भी हवा का कोई नामो निशान नहीं था। जो कुछ हो रहा था उसी अरहर के खेत में हो रहा था। और देखते ही देखते अरहर का बहुत सारा पेड़ जो काफ़ी ऊंचे थे और वो जमीन पर सो गए थे, कहा जाए तो गिर गए थे। और हम लोग वो सब देख करके हैरान सा रह गए थे कि आंधी आई ना तूफान आया, और ये हुआ तो क्या हुआ, कौन कर रहा है ये, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। और तभी वहाँ धुआं धुआं सा होने लगा था, जैसे लग रहा था कि कहीं पर आग लगी हो और उनमें से धुआं निकल रहा हो, लेकिन आग तो कहीं लगी हुई नहीं थी, तो ये धुआं कहाँ से आ रहा है। और धुआं देखते देखते ही वो 2 औरतों में बदल चुका था। एक औरत का जो कपड़े थे बिल्कुल सफ़ेद था और एक का पूरा काला। और वो औरतें अब हमारे पास में जो खेत था बिल्कुल किनारे पे ही था अरहर का, और हमारे पास बिल्कुल आकर के खड़ी हो गई थी। उनकी जो शक्ल सूरत थी देख करके हम दोनों के दोनों डर चुके थे। मैं समझ गई कि माँ इसीलिए हमें डांटती थी कि तुम लोग पेड़ के पास से मत जाओ। वो कहती थी कि उस पेड़ पर डायन रहा करती है। अब तो हम सामने देख रहे थे वो दोनों औरतों को, और वो दोनों औरतें हाथ के इशारा से हमें बुला रही थी, चिल्ला भी रही थी, बच्चों मेरे पास आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें मीठे मीठे बेर दूंगी, आ जाओ, मेरे कहना मानो, जल्दी आओ बच्चे। अब जो हमारी सहेली थी वो तो बहुत डर चुकी थी और वो बेर और छोड़ कर के पेड़ से नीचे जल्दी से उतर करके और हमारे घर की तरफ भाग गई। और वही काम मैंने भी किया। वो दोनों औरतें हमें लालच देती रही कि आ जाओ, हमारे पास बहुत मीठे मीठे बेर हैं, तुम हमारे नज़दीक आओ। लेकिन हम रुके नहीं, पेड़ से उतर करके हम भी अपने घर की तरफ भाग गए। जो बेर हमने तोड़े थे वो भी सब छोड़ दिए थे वहीं पर। जब हम घर में पहुंचे तो हम दोनों के दोनों डरे हुए थे। खिड़की से हम देखा, जो खिड़की खुली हुई थी अपने कमरे की, वो दोनों औरतें अभी भी उसी पेड़ के पास खड़ी हमारी तरफ देख रही थी और अभी भी वो अपने हाथ हिला करके आवाज़ मार रही थी, बच्चे आ जाओ ना, देखो हम तुम्हें बहुत सारा बेर देंगे, मीठे मीठे बेर खिलाएंगे, बस तुम हमारे पास में आ जाओ, हमारी कहना मानो।
उनकी इतनी शक्ल भयानक थी कि हम देख नहीं पा रहे थे। और वो हमारी सहेली वो बहुत तेज निकली और वो कहने लगी, अरे जल्दी से दरवाज़ा बंद करो, खिड़की। और वही हमने किया, फिर खिड़की हमने बंद कर दिया। थोड़ी देर में ही मेरा भाई आ गया, लेकिन हम लोग डरे हुए थे। हम कुछ नहीं बताए कि हम कहाँ से आए हैं और हमारे साथ में क्या क्या हमने देखा है। हम चुपचाप रह गए थे। उसके कुछ ही मिनट के बाद मम्मी भी आ गई थी और मम्मी से भी हम कुछ भी नहीं बताए। सहेली मेरी अब अपने घर चली गई। मैं चुपचाप बैठी हुई थी। माँ कहने लगी, क्या बात है, आज उछल कूद नहीं हो रही है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रही, चुपचाप बैठी है, तबीयत ठीक है ना तेरी? मैंने कहने लगा, हाँ माँ तबीयत ठीक है। तो फिर इतना तू शांत क्यों है? मैं बोला, बस ऐसे ही माँ, मन नहीं कर रहा है। माँ अपने कामों में लग गई थी। मेरे शरीर में थकावट आ चुकी थी, पूरा शरीर में लगा के दर्द शुरू हो गया है। मैं पलंग पर लेट गई और फिर मेरी आंख लग गई। मैं नींद में चली गई। मैं सपने में थी और सपने में देख रही हूँ कि मैं उसी पेड़ के पास में खड़ी हूँ और वो दोनों औरतें बिल्कुल उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ मुझे दिखाई पड़े थे। और वो मुझे बुला रहे हैं, आओ ना, नीचे आओ, उतर के आओ पेड़ से, देखो मेरे पास में कितने अच्छे अच्छे बेर हैं, मैं तुम्हें दे रही हूँ, आओ आओ। अब मैं जादू से बंधी हुई उन दोनों के पास चली जाती हूँ। मुझे नज़दीक देख करके उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। एक ने मेरा हाथ पकड़ा और एक ने मेरे सर पर हाथ रखा हुआ था। वो कहने लगी कि ये देखो ना, लड़की अब आ गई काबू में ना, देखो अब ये हमारी शिकार है, हम इसको दोनों मिलकर के खाएंगे। और उसी वक्त मेरी डर के मारे नींद खुल गई। मैं चिल्ला पड़ी थी। मेरी चिल्लाहट सुन करके जो मम्मी किचन में खाना बनाने का काम कर रही थी और दौड़ी दौड़ी वो आई, बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों चीखी हो तुम? और जब हमारी पलंग के पास में आई तो मैं बिल्कुल डरी हुई कांप रही थी। मेरा शरीर पत्ते की तरह, सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मम्मी आकर के मुझे प्यार करने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? और तभी वो बोली, अरे तुझे तो तेज बुखार है, इतना बुखार तुम्हें कैसे चढ़ गया? फिर भाई को बुलाया और फिर हमारी बुखार के लिए ठंडा पट्टी सर पर करने लगी माँ कि बुखार उतर जाए। पिताजी अभी ऑफिस से नहीं आए थे। ऑफिस से जब पिताजी आए, माँ ने बताया कि बच्ची को बुखार लग गया है। तो पिताजी बुखार उखार का दवाई रखा करते थे और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बुखार ही है ना, उतर जाएगा। दवाई उन्होंने दे दिया, लेकिन दवाई खाने के बाद में भी बुखार उतर नहीं रहा था। जितना बुखार था उससे तेज ही हो गया था। अब पिताजी भी हमारी हालत देख करके कहने लगे कि ये तो बुखार उतरना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा चढ़ रहा है, पता नहीं क्या बात है, चलो एक दवाई और देते हैं। तब तक रात के आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। वो दवा खा करके थोड़ा आराम तो आया, मैं फिर सो गई थी। मम्मी मेरे बगल में सोई हुई थी। अब फिर मैं वही सपना देखने लगी कि मैं उसी बेर के पास में खड़ी हूँ और वो औरतें अब मेरे हाथ, दोनों हाथ एक एक करके पकड़ रखी हैं और एक के हाथ में कोई चमकीली चीज़ है, जैसे कोई तेज चाकू, और वो चाकू मेरे सीने में मार रही है। अब मैं दर्द से कराहत रही हूँ। मैं अपनी मम्मी को, अपनी पापा को, अपने भाई को, सभी को आवाज़ लगा रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है। मेरे सीने से खून बह रहा है। मैं दर्द से कराह रही हूँ, आवाज़ लगा रही हूँ, सभी को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं आ रहा है।
अब दर्द काफ़ी बढ़ चुका था और तभी मेरा नींद खुल गया। माँ मेरे बगल में सोई हुई और मेरी कराह सुन करके उठ गई। क्या हुआ बेटा? मैं डरी हुई थी लेकिन कुछ नहीं बता पा रही थी। मम्मी बोली, शायद तूने कोई डरावना सपना देखा है बेटा। अक्सर बुखार में इंसान ऐसे ही सपना देखता है। सर पर हाथ फेरने लगी। बुखार अभी भी तेज था। जैसे तैसे रात हमारी गुजर गई थी। सुबह होने पर बुखार जो ज़्यादा था वो कम हो चुका था, लेकिन शरीर में थकावट, दर्द वैसे के वैसे ही बना हुआ था। मैंने पता किया, माँ से बोला कि मेरी सहेली को ज़रा बुला दो। तो कहने लगी, तुम्हारी सहेली का भी तुम्हारी तरह बुखार चढ़ा हुआ है। शायद ये सीजनल बीमारी है, बुखार चल रहा है, बच्चों में ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए बेटा वो आ नहीं पाएगी। और तुम भी मत जाओ उसके घर पर, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। पिताजी चले गए थे ऑफिस। सारा दिन हल्का हल्का सा बुखार रहा, लेकिन मैं जब दोपहर में सोई, सपने में वही दोनों चुड़ैल मुझे फिर नज़र आ रही थी। मैं सपना वैसे ही देख रही थी जे वो मुझे मार रहे हैं, चाकू से मुझ पर हमला कर रहे हैं। फिर मैं डर करके आंखें खोल देती। शाम को मेरे पिताजी आए। माँ ने सारी हालात बताई कि बिटिया का तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा शहर में। बोले ठीक है, अब सुबह ही हो पाएगा। और रात तो जैसे तैसे हमारी जग करके कट गई थी। सुबह होते ही एक जान पहचान वाले की टैक्सी थी, गाड़ी थी, कार, और पिताजी लेके आए कि बिटिया को शहर लेके जाना है, हॉस्पिटल दिखाना है। वो कार लेके आए और हम कार में बैठे, माँ भी बैठी, मैं भी बैठा, भाई भी बैठा, पिताजी भी बैठे। और जैसे ही कार स्टार्ट हुई, उसका पीछे का पहिया जोरदार आवाज़ किया और फट गया। हो सकता है पुराना पहिया हो, इसलिए फट गया हो। अब जो उनका ड्राइवर था, उनके पास में स्टेपनी थी, वो फिर बदलने लगे। स्टेपनी बदल करके रेडी हुआ, फिर कार स्टार्ट हुई। अब फिर पीछे के दूसरा पहिया दूसरी साइड का, वो भी आवाज़ करके फट गया। अब तो ये कोई समझ नहीं पा रहा था, कोई कुछ भी, कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सामने हमारा एक अंकल रहा करते थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उनकी बेटी भी हमारे साथ स्कूल जाया करती थी और कभी कभी हम उनके घर भी जाया करते थे। वो सब सारा कुछ देख रहे थे और अचानक वो हमारे पास आ गए और कहने लगे मेरे पिताजी से कि देखो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, गाड़ी बदल लो, दूसरी गाड़ी बुला लो, लेकिन तुम्हारी बिटिया शहर नहीं जा पाएगी। अब उनकी बात सुनकर के सब लोग दंग सा रह गए थे। आखिर ऐसा क्यों कह रहे थे वो पिताजी ने पूछा कि भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कहने लगे कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बिटिया के ऊपर में दो दो चुड़ैल डायन सवार है और तुम्हें शहर जाने नहीं देगी। वो छोटा मोटा तांत्रिक थे, तांत्रिक किया भी करते थे। अब तो उनकी बात सुन करके सारे लोग हम डर चुके थे। अब फिर वो हमारी पास में आया और कहने लगे, बिटिया तू खेत में गई थी ना, बेर के पास में? मैंने डर के मारे सर हिला दिया। हाँ अंकल, गई थी। और तेरे साथ में कौन था? मेरी सहेली थी, मैं उसका नाम बताया। बोले उसके हाल भी ऐसी ही है जैसी आपकी बिटिया की है। वो मेरे पिताजी से कहने लगे, बस आप एक काम करो, वो दोनों पेड़ को कटवा दो जल्दी से, तभी बिटिया की जान बच सकती है। आग कटवा करके उस पर घासलेट डलवाओ और आग लगा दो। और वो फिर कुछ भभूत दिए और बोले कि बिटिया को थोड़ा सा इसको
प्रसाद की तरह खिला दो। अब बाकी शरीर को पूरे शरीर पर जैसे मालिश किया जाता है वैसे भाभी जी से करवा दो। लेकिन ये काम बहुत जल्दी करवाओ, नहीं तो बिटिया की जान खतरे में है और वो मेरी सहेली का भी। अब ये सब हालात देख करके हर कोई डरा हुआ था। मैं तो बहुत डरी हुई थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन सारा काम अब जल्दी होने लगा। पता नहीं किसका बेर का पेड़ था। पड़ोसी जितने लोग थे सारे इकट्ठा हो चुके थे और उस बेर को पेड़ को काट कर गिरा दिए। दोनों को दोनों पेड़ अब कट चुका था। जिसके पास जो भी घासलेट थी, मिट्टी का तेल, केरोसिन था, जलाने वाली कोई भी आइटम थी, लेकर के पहुंच गए थे और उस हरे भरे पेड़ को आग लगा दिया गया। जैसे ही आग लगाया गया मेरा शरीर कांपने लगा किसी सूखे पत्ते की तरह, थर 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 थर। जितना तेज आग लग रहा था उसमें वैसा ही शरीर मेरा कांप रहा था और कांपते कांपते मैं बेहोश होकर के गिर पड़ी थी। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन माँ कहती थी कि तेरे गिरने के बाद में हम लोग घबरा गए थे। और तभी वो अंकल कहने लगे, तांत्रिक अंकल, कि बिटिया को ले जाओ आप और पलंग पर सुला दो, इसको आराम करने दो। जब मेरी आँख खुली तो मैं अब भली चंगी थी। बुखार भी हमारा उतर चुका था और उधर मेरी सहेली का भी बुखार उतर चुका था। वो भी बिल्कुल स्वस्थ थी जैसे मैं थी। डर हमारा बिल्कुल गायब हो गया था। लेकिन उसके बाद जो हमारी क्लास ली गई थी, माँ ने वो क्लास लिया था कि मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग पहुंच गई थी बेर के पास में और तुमने देख लिया ना अंजाम। अब मैं माँ से माफ़ी मांगने लगी थी कि माँ, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। वो उस घटना को मैं भूल नहीं पाती हूँ। आज मेरी उम्र 40 साल की है, मेरे भी बच्चे हैं और मेरे अपने बच्चों को भी हिदायत देती हूँ कि देखो, बाहर घूमो फिरो लेकिन थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतो। मैं जो कहती हूँ उसको सुना करो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।